नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपेरिमेंट इन्फो में। तो बच्चों, जो हमारी केवीएस की पेडागोजी सीरीज़ है, इसमें जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, यानी कि निपुणता आधारित शिक्षा। इसको लेके जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पता होना चाहिए, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है ये, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, बस थोड़ा नया है, बट इतना भी वैसा नहीं है कि आप समझ ना सको। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निपुणता आधारित शिक्षा। यानी कि बच्चे को आपको जो भी शिक्षा दे रहे हैं उसमें आपको मास्टरी करानी है। तो अगर मैं आपको वन पॉइंट में कहूँ, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है वो बच्चे की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती हैं उसको जो डेवलप करने पे जोर देती है कि बच्चे का जो दिमाग है वो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो। बच्चे की जो थिंकिंग है वो होनी चाहिए डाइवर्जेंट, यानी कि बच्चा एक बिंदु पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट के साथ में सोच सके। क्योंकि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो क्या होती है कि बच्चा एक जो प्रॉब्लम है उसके डिफरेंट डिफरेंट जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको हल कर सके। तो कुछ नहीं है इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में, बस कुछ हमारी जो एनईपी है, एनईपी 2020, इसकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं उसको हम पढ़ेंगे, और बाकी जो इसका बेसिक है। तो जो हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है वो बेस्ड है किस पे, बच्चे के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को डेवलप कराने पे। कि बच्चे का आपको जो भी आप कॉन्सेप्ट कराते हो उसको लेके बच्चे के मन में कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। और बच्चे के मन में जो जो भी बच्चे की जो रीजनिंग, जो एनालिटिकल पावर होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे कि जो उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है वो डेवलप हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने ये जो हमारा हॉट्स होता है जिसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये पहले भी कहीं पढ़ा था। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा था ब्लूम की टेक्सोनॉमी में, जो हमारे 6 होते हैं: नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, केसीए, और फिर नीचे आता है ए ऐसी, यानी कि एनालाइज, सिंथेसाइज, और ई से होता है इवैल्यूएशन। तो ये तीनों हमारे जो थे वो HOTS यानी हॉट्स का पार्ट थे, जो क्या होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो आपको याद रखना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इस बात पे जोर देती है कि बच्चे की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है उसको डेवलप किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रीजनिंग लगती है ज़्यादा, वैसे क्वेश्चंस उसके सामने लाए जाएँ, जिससे कि उसका जो माइंड है उसका विकास अच्छा हो सके और वो एक समस्या के बारे में कई एक्सपेक्ट के साथ में सोच सके। तो देखो बच्चों, ये रहा कॉम्पिटेंसी। ये हमने 3 इसकी लेयर्स हैं। एक होता है नॉलेज, दूसरा बच्चे का एटीट्यूड, तीसरा बच्चे में स्किल्स। इन तीनों चीज़ों को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, मेज़र करना है, और जो उसकी स्किल्स हैं उसमें कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, कितनी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो किस अकॉर्डिंग रहती है, उन सब चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ठीक है, कॉम्पिटेंसी क्या है, बच्चे की जो नॉलेज, आप इसको याद रख सकते हो। कॉम्पिटेंसी में 3 बातों पे जोर दिया गया है, KAS, कास बना लो। के से हो गया नॉलेज, ए से हो गया एटीट्यूड, और एस से हो गया स्किल। आपको जो उसका नॉलेज है उसको आपको ऑब्जर्व करना है, जो बच्चे का एटीट्यूड है उसको आपको मेज़र करना है कि बच्चा किस तरीके से जो अपने जो पीयर्स ग्रुप हो गए, या अपने टीचर्स हो गए, या फिर हम बोलें कि जो सोसाइटी हो गई, उसमें किस तरीके से बिहेव करता है, और बाकी जो बच्चे की स्किल्स हैं वो किस तरीके से डेवलप है, या बच्चे के अंदर कौन सी ऐसी स्किल है जिसके बारे में बच्चे को पता नहीं है। आपको क्या करना है, फिर उस स्किल को अच्छे से डेवलप करना है। तो जैसे आपको पता है कि बहुत होता है कि हम मतलब हर बच्चे में एक ना एक तो यूनिक स्किल होती है, बट हर बच्चे को पता नहीं होता कि उसमें कौन सी यूनिक स्किल है। तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है इसमें कहा गया है कि आपको बच्चे के अंदर जो यूनिक स्किल है उसको खोजना है, उसको डेवलप करना है, और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल तक बच्चे को लेके जाना है। देखिए, अब क्या आता है, जिससे कि अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी होंगी, मतलब आपने जो नॉलेज है उसको ऑब्जर्व कर लिया, एटीट्यूड है उसको मेज़र कर लिया, और स्किल्स है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें आपने इम्प्रूवमेंट कर लिया, तो जो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज है उसको आपको बच्चे को उसकी रियल लाइफ की जो सिचुएशन है उसके साथ में कनेक्ट करके पेश करना है इन द शॉर्ट वे, कि आपको बच्चे को किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। वरना ऐसा ना हो कि आपने बच्चे को, आप स्कूल में पढ़ाते हो बच्चों को मैथ्स का कॉन्सेप्ट, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवाइड का, तो आपको बच्चे को इस तरीके से उस कॉन्सेप्ट बेसिस पे जो क्वेश्चंस होती हैं वो करने को देने, कि बच्चा अपनी ज़िंदगी में जब बच्चा दुकान पे जाए या कहीं भी जाए तो उस जो ज्ञान था उसका उपयोग कर सके। ऐसा ना हो कि जो उसकी नॉलेज है वो बस स्कूल तक सीमित ना रहे, अपनी रियल लाइफ में उस नॉलेज को वो अप्लाई कर सके। ठीक है, फिर आता है बच्चों हमारा कि ये हिंदी में लिखा है एक, हाँ देखिए, इसमें जो लर्निंग आउटकम्स है, यानी कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है उसके जो उद्देश्य रखे गए हैं वो क्या है, कि जो आपका लर्निंग आउटकम्स है वो क्या है, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए और डिलीवर किया जाए। उसके बाद में उसका असेसमेंट भी होना चाहिए कि बच्चे की जो नॉलेज है उसमें कितनी नई नॉलेज को ऐड किया गया, कि बच्चे ने कितना उस नए कॉन्सेप्ट को समझा। मतलब आपने अगर अपना एक प्लान बनाया कि आज आपको बच्चे को LCM दिखाना है, ठीक है,
आप बच्चे को एलसीएम पढ़ा रहे तो आपने डिज़ाइन किया कि हाँ मैं इस वे में बच्चे को एलसीएम सिखाऊंगा, तो आपने अपना पूरा जो क्लास था एलसीएम का वो कंप्लीट किया। फिर आपको क्या चेक करना है कि बच्चे को कितना समझ आए, तो आपने क्या किया, एक बच्चे को बुलाया और उसको एक क्वेश्चन दिया एलसीएम का कि बेटा इसको सॉल्व करो, 20, 40 और 80 इसका बच्चों एलसीएम बताओ। तो बच्चे ने अगर इसका एलसीएम सही बता दिया तो मतलब जो भी आपका जो लर्निंग आउटकम था वो यहाँ पे सफल हो गया। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है बच्चों, इसके बाद क्या होता है, मीनिंगफुल एंड टाइमली पर्सनलाइज्ड फीडबैक। मतलब अगर बच्चे ने आपका जो मतलब आपने जो उसका असेसमेंट किया उसका उसने राइट आंसर दे दिया, तो आपको मीनिंगफुल वे में उसको अच्छा फीडबैक देना है कि देखो वाओ शाबाश बच्चा, बाकी बच्चों भी इसकी तरह बनो। तो आपको इस तरीके से एक जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो देना है, जिससे कि बाकी बच्चे भी उस बच्चे को देख के उत्साहित हों और अपनी जो भी हेजिटेशन है उसको दूर करें और अच्छे से पढ़ाई करें, और साथ में उनके अंदर भी ये मतलब ये वाला कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि वो भी क्लास में आके बता सकें। उसके बाद क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है सपोर्ट टू ऑल लर्नर्स। मतलब आपको पता है एक क्लास है ये, तो इसमें डिफरेंट बच्चे होते हैं, तो हर बच्चे की अपनी इंडिविजुअल नीड होती है, तो उनकी जो इंडिविजुअल नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको हर बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ये नहीं है कि अगर एक बच्चे को एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर बाकी कुछ बच्चे हैं उनको नहीं आया, तो एक अच्छे टीचर का ये फर्ज बनता है कि बाकी बच्चे हैं उनको भी वो इंडिविजुअल वे में ध्यान दे और कोई नई जो मेथड होते हैं उनका यूज़ करे और उन बच्चों को भी समझाए। तो हमने इसमें जो ये प्रोसेस है आपका, इसमें हमारी 4 चीज़ें आती हैं। पहला, जो आपका लर्निंग आउटकम है वो इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए और डिलीवर करना चाहिए, और बाद में आपको ऑथेंटिक असेसमेंट लेना है। ऑथेंटिक मतलब है जो आपने पढ़ाया उसी को लेके पूछ रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने बच्चे को पढ़ाया एलसीएम और पूछ रहे हो उससे देशी हो, तो ये वाला हिसाब नहीं करना है। उसके बाद में अगर बच्चे ने ठीक बता दिया तो आपको उसको मीनिंगफुल फीडबैक देना है। उसके बाद में आपने अगर देखा बाकी बच्चे अगर नहीं बता पा रहे हैं, तो बच्चों की जो इंडिविजुअल नीड होती है उसको आपको सपोर्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों को भी उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। वरना ऐसा ना हो कि ये पूरा एक क्लास है अगर, तो इस क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 में से अगर 20 बच्चों को समझ में आया तो आपने सोचा कोई बात नहीं, मेरा काम तो हो गया ना, मैंने तो पढ़ा दिया, बाकी बच्चे जाएं अब यहाँ पढ़ें। तो ये वाला टीचर को एटीट्यूड नहीं अपनाना है। उसकी यही कोशिश होनी चाहिए कि अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो वो कॉन्सेप्ट को लेकर सभी बच्चों में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है ये इसी बात पर जोर देती है कि आपको बच्चे का जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है उसको डेवलप करना है। उसके सामने कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लेके आनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बच्चे के सामने आप कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लेके आते हो उसका माइंड उतना ज़्यादा वर्क करता है। बट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का भी लेवल आपको बच्चे के जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना है। फिर आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट वाला, ये हिंदी में लिखा है, आप हिंदी वाले जो देखें कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 में जो आई थी, तो उसने क्या रिकमेंडेशन दी इसको लेकर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को लेकर। तो देखिए NEP 2020 कहती है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इन सेलेक्टिंग सब्जेक्ट, मतलब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर ऐसा नहीं है कि आपने एक टाइम टेबल बना दिया रिजिड कि आप बच्चे को इस पीरियड में मैथ पढ़ाओगे तो मैथ ही पढ़ाओगे, या फिर मैं कहूँ कि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को फ्लेक्सिबल रखना है और थोड़ा बच्चे की नीड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी बच्चे भी बोर हो जाते हैं एक ही जो पूरा एक प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते करते। तो आपको टाइम टू टाइम जो आपका लेसन प्लान हो गया, आपका यूनिट प्लान हो गया, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है जिससे कि बच्चे को इंटरेस्ट बना रहे पढ़ने में। दूसरी जो रिकमेंडेशन थी बच्चों हमारी NEP की वो ये थी कि फोकस ऑन प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, साइंटिफिक टेम्पर, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, आर्ट, एस्थेटिक्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, फिटनेस, वेलनेस। तो आपको किस पे करना है फोकस, जो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है, मतलब बच्चे की जो लैंग्वेज है उसमें उसको प्रोफिशिएंट बनाना है, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वही क्या होती है, बोल चाल का एक माध्यम होती है। अगर बच्चा अपनी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होगा तो वो ईजिली कहीं भी कम्युनिकेट कर सकता है, वरना क्या होगा उसको हेजिटेट फील होता है, वो कम्युनिकेट नहीं करता। तो पहला क्या था इनका फोकस कि बच्चे को उसकी लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंट बनाना है। दूसरा, जो बच्चे का साइंटिफिक एटीट्यूड है, मतलब कि जो क्रिएटिविटी है, जो इनोवेशन है, उसको डेवलप करना है। वो हमारा बच्चों जो डेवलप होता है वो होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो आप सीधे से याद रखो, अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आपका दिखता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो उसका कहीं ना कहीं संबंध हमारे बच्चे के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को डेवलप करने को लेकर ही है, जिससे कि बच्चा जो मतलब टेक्नोलॉजी हो गया उसमें न्यू इन्वेंशंस होती हैं उसकी तरफ इंक्लूड हो, उसकी तरफ बढ़े। बच्चे की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। सही बात है कि बिना अच्छी हेल्थ के बच्चा अच्छे से सभी जो डोमेन्स होते हैं उसमें
सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो बच्चे की हेल्थ हो गई, बच्चे की फिटनेस हो गई, बच्चे की वेलनेस हो गई, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है, जिससे कि बच्चे का दिमाग भी अच्छा काम करे। होता है ना, जब आप लोग का पेट खाली होता है तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो कैसे दिमाग लग जाएगा पढ़ाई में, है ना। तो पहली चीज़ क्या करनी है, बच्चों का पेट भी, मतलब बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, जिससे बच्चे एक्टिव रहें। जब बच्चे एक्टिव होंगे तो उनका माइंड भी एक्टिव होगा, जितना ज़्यादा माइंड एक्टिव होगा उतना अच्छा उनके अंदर नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट होगा। होता है ना, मतलब देखो देखो, इनोवेशंस हो गए, इन्वेंशंस हो गए, ये सारा जो खेल है ये है क्रिएटिव बुद्धि का। जो बच्चा क्रिएटिव बुद्धि का होता है वही कुछ नया नया चीज़ें इनोवेट करता है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि आपको बच्चे के अंदर साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है। तीसरा जो बच्चों इनका है रिकमेंडेशन एनईपी का, वो है कि एथिकल एंड मॉरल रीजनिंग, मतलब कि बच्चे को नैतिकता भी सिखानी है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपने किताब में ही उसको साइंटिस्ट बना दिया। अगर आप उसके अंदर साइंटिफिक जो नॉलेज है उसको डाल रहे हैं तो उसके साथ में ही सोसाइटी में किस जो वैल्यूज़ होती हैं, बिलीव्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनको भी आपको सिखाना है। उसको एक अच्छा नागरिक भी बनाना है साथ ही में। और जो जेंडर सेंसिटिविटी है, मतलब हमारे यहाँ जो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा चलता है भेदभाव, जो बॉयज़ कल को लेकर कि लोग क्या करते हैं, इवन अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं, और उसके पीछे डिफरेंट उनके मतलब नॉनसेंस वाले लॉजिक्स होते हैं। तो बच्चा क्या बने, जेंडर सेंसिटिव बने, वो समझे कि मतलब कुल मिला के जेंडर इक्वलिटी यहाँ पे हमारा मतलब है कि वो ये जो रूढ़िवादिता होती है उसकी तरफ उन्मुख ना हो। उसके अंदर एक अच्छा जो नागरिक होता है, जो अच्छा सिटीजनशिप होता है, उसकी स्किल डेवलप होनी चाहिए, और साथ ही में रिसोर्स कंजर्वेशन हो, मतलब उसके अंदर चीज़ों को लेके कंजर्व करने की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। बाकी बच्चों, ये हमारा एक और पॉइंट बचता है इनका 2 एनईपी का। वो कहते हैं कि जो करेंट अफेयर्स है, मतलब देश दुनिया में जो चल रहा है खबरें, और जो नॉलेज है क्रिटिकल इशू की, उसके बारे में बच्चे को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो आपकी क्रिटिकल इशू हो गया, इसमें क्या आता है, जैसे कोई भी आतंकवादी घटना हो गई, ये क्या है, एक हमारा मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, या फिर हम कहें कि भूकंप आना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो एक बड़े लेवल पे पूरे राष्ट्र को परेशान करें या पूरे राष्ट्र को चिंता में डाल दें, वो हमारे क्या होते हैं, क्रिटिकल इशू होते हैं। ठीक है, एक ऐसा मुद्दा जो पूरे देश को हिला दे, तो वो क्या है, क्रिटिकल इशू है। ठीक है, तो बच्चे को मतलब उसकी जो सोसाइटी है उसमें क्या चल रहा है, उसके देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया की नीड क्या है, इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, जो हमारा युग है उसमें जो नीड क्या है। ऐसा नहीं है बच्चे को आपने एक छोटे से एरिया में रिजर्व कर दिया, आपको रिजर्व नहीं करना है, आप उसको उसका दिमाग खोलना है। जब वो जानेगा कि जो जापान का बच्चा है वो एक छोटी सी उम्र में भी इन्वेंशन करता है, भले हमारे इंडिया का बच्चा उस उम्र में बैठ के सिर्फ मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करता है, तो वो जानेगा कि नहीं, मेरी उम्र मैटर नहीं करती, कोई काम करने के लिए आपके अंदर किसी काम को करने की लगन होनी चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि आपको क्या करना, इसीलिए इन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि आपको बच्चे को देश दुनिया की जो खबरें होती हैं, जो क्रिटिकल इश्यूज होते हैं, एक देश में क्या हुआ या फिर उसमें क्या हुआ, उन सब चीज़ों से अवेयर रखना है। क्योंकि अवेयरनेस आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हो, आज का जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो नीड है वो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, और बच्चे को आप पढ़ा रहे हो कोई ऐसा सब्जेक्ट जो उसकी लाइफ में इतना यूजफुल ना हो। तो ये चीज़ें ना, जब बच्चा खुले विचारधारा का होगा, खुले दिमाग का होगा, वो बाकी देशों में जैसे इनोवेशंस होते हैं, इन्वेंशंस होती हैं, छोटी छोटी उम्र में ही बच्चे की क्या करते हैं, अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए नहीं कि उनको नीड है, इसलिए कि वहाँ का ये कल्चर है। आप लंदन देखो, अमेरिका देखो, वहाँ पे आप 15-16 साल में देखोगे बच्चा अच्छी खासी अर्निंग कर रहा होता है हर बच्चा, क्योंकि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है हमारी जैसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है कि हम लोग किस पे बेस्ड है, किताबों पे, लेकिन वहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा बेस्ड है। इसलिए इन्होंने कहा है कि आप बच्चे को जो दुनिया भर के इश्यूज होते हैं उनसे जोड़ो, दुनिया भर में क्या चल रहा है, जो करेंट अफेयर्स हैं उन सबसे जोड़ो, जिससे बच्चे का ज्ञान खुले और उसके दिमाग में भी बाकियों को देख के नए नए आइडियाज़ आए, है ना। फिर बच्चों, लास्ट वाला जो इनका रिकमेंडेशन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को लेके, वो है कि मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल थिंकिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों का मतलब बच्चे को ज्ञान कराओ। मतलब मैथमेटिक्स क्या है, अगर आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स खिलाते हो तो उतनी ज़्यादा जो उसकी एनालाइज्ड पावर होती है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि हमारा पूरा ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है ये बच्चे का हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को डेवलप कराने को लेकर है। इसलिए इसमें सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं, इससे बच्चे का दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। वरना क्या होगा, जैसे होता है जनरल माना जाता है कि 5-6-7 साल तक बच्चे का मोस्टली ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो उस टाइम तक आप जितना बच्चे के आगे, मतलब बच्चे से जितना मैथ्स हो गया या फिर जितना रीजनिंग वाली चीज़ों में बच्चे का दिमाग लगवाते हो,
तो उतना ज़्यादा बच्चे की जो सोचने की क्षमता होती है वो डेवलप होती है। वहीं आप देख रहे हो बच्चे से आपने कभी कुछ ऐसा काम ही नहीं कराया, ना उसका दिमाग लगवाया किसी ऐसी लॉजिकल चीज़ों में, तो वो लॉजिक कहाँ से लगाना सीख पाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आपको मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिकल थिंकिंग हो गई, उसको प्रमोट करना है। डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे युग में, एआई और मशीन लर्निंग। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज देनी, बिकॉज बच्चों जो आज का जो समय है ना, उसकी नीड यही है। ये जो पूरा आपका एक्सपेक्ट दे रखा है, यही आज के युग की नीड है कि आपको पास मशीन लर्निंग की अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो आपको कहीं ना कहीं इजीली जॉब मिल जाएगी। आपको डेटा साइंस आता हो तो भी आपको जॉब मिल जाएगी। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज हो तब भी आप कहीं ना कहीं जॉब ले सकते हो, क्योंकि ये स्किल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वर्तमान समय की जो उपयोगिता है उसको देखते हुए। तो हमने क्या देखा बच्चों, एनईपी की जो रिकमेंडेशन थी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को लेके, वो क्या थी कि कुल मिला के आपको बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज पावर है उसको बढ़ाना है, और उनके लिए आपको ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराना है। ओके, और फिर देखो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आपको जो रोट लर्निंग होती है, मतलब रटने वाली जो विद्या है, रटने वाला अधिगम है, उससे दूर लेके जाना है और उसके दिमाग में ये चीज़ डालनी है, लर्निंग हाउ टू लर्न। मतलब बच्चे के दिमाग में ये चीज़ हो कि हम चीज़ों को कैसे सीखें। ये ना हो बच्चे ने किताब में मैम ने कह दी कि लेसन 1 कल आपका बेटा यूटी में आएगा, तो बच्चे ने लेसन 1 को दिमाग में छाप लिया। तो ये छपना वाला चीज़ें ना हो, रटने वाली चीज़ें ना हो। बच्चा समझे, बच्चा ये सीखे कि हाउ टू लर्न, कैसे लर्न करें इस चीज़ को, ना कि उस चीज़ को रटे बैठ के, क्योंकि रटने वाली चीज़ें लंबे टाइम तक दिमाग में नहीं रहती, ना उनका लाइफ में कुछ उपयोग रहता है। जितना बच्चा प्रैक्टिकली अप्रोच की ओर जाएगा उतना ज़्यादा उसकी जो स्किल है वो डेवलप होगी। आप देखते भी होंगे बहुत लोग होते हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, बट उनमें स्किल्स बहुत होती हैं, इसलिए उनकी अर्निंग अच्छी होती है। यहाँ पे इन्होंने हमारी जो स्किल्स है ना उस पर जोर दिया है कि बच्चे के अंदर स्किल्स को डेवलप कराओ। अगर बच्चे के अंदर कोई ना एक स्किल में आपने कॉम्पिटेंसी हासिल करा दी तो बच्चा अपना रोजगार अपने आप ढूंढ लेगा। ठीक है बच्चों, फिर इन्होंने ये हिंदी में लिखा है, आप लोग को देखना हो, वैसे मैंने मुद्दे समझाई दिए हैं। अब आती हैं बच्चों स्ट्रेटजीज फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, मतलब कौन कौन सी रणनीतियाँ हमें अपनानी चाहिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के लिए। पहला क्या है, टेक्स्ट बुक्स टू फैसिलिटेट डिस्कशन एनालिसिस एप्लीकेशन। जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए कि उसमें मतलब जो टीचर में और स्टूडेंट्स में टॉपिक को लेकर डिस्कशन भी होना चाहिए, साथ ही में एनालाइज करने की जो पावर है उस तरीके के भी क्वेश्चन मेंशन होने चाहिए, और साथ ही में उसके जो एप्लीकेशंस हैं बिहेवियर फॉर्म में लाइफ में वो क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक में गिवन होनी चाहिए। जो क्योंकि बच्चा पहले क्या करता है, अपनी टेक्स्ट बुक को ही तो पढ़ता है, तो अगर टेक्स्ट बुक ही इस वे में डिज़ाइन होगी कि जिसके थ्रू बच्चा अपनी टीचर के साथ में 2-4 चीज़ों पर डिस्कशन करता है, एनालाइज करता है चीज़ों को, और उसके बेस पे एप्लीकेशन करता है, प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, तो क्या होगा, वो उसकी जो दिमाग है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुलेगा। वैसे ही ऐसा होता भी है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड वगैरह की किताबें देखते हो, आईसीएसई बोर्ड की देखते हो, तो वहाँ पे चैप्टर जो भी होता है सभी भी मतलब तो उसके संबंधित एक्टिविटी भी होती है, और फिर उसमें एग्जांपल्स भी दिए होते हैं कि रियल लाइफ में क्या इसका यूज़ है। तो हालांकि चीज़ें थोड़ी बेटर है, बट हर जगह चीज़ें सेम नहीं है, और बाकी टीचर्स का भी देखिए। फिर आता है, फिर आपको प्रैक्टिस करानी है उसी बेस पे, जो भी चैप्टर्स में आपने रीड कराया उसको लेके इंटर्नशिप करानी है। लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट, मतलब आपको आपसी तौर पे क्या करना है, एक दूसरे के साथ में चीज़ों को लेकर डिस्कशन करना है, जिससे कि बच्चे के दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो सके उस टॉपिक को लेकर। अगर बच्चे को आप स्पीड पढ़ाते हो साइंस में, तो बच्चे को स्पीड को लेकर जो भी डाउट आते हैं उसको क्लियर करना है, जिससे बच्चा उस टॉपिक में एकदम निपुण हो जाए। फिर आपको क्या करना है, ये हमारी जो बच्चों स्टडीज है ना, वो हमारा जो करिकुलम है और टेक्स्ट बुक है उसके रिगार्डिंग है। फोकस करना है किस पे, देखो कोई भी चीज़ हो आपको उसके लिए एक अच्छा व्यक्ति तो बनाना ही बनाना है, उसके बाद में उसकी सारी बेसिक नीड आती हैं। क्या किस पे फोकस करना है, जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, उस पर भी आपको फोकस करना है कि बच्चा सामाजिक तौर पे भी अच्छा प्राणी बने। फिर आता है बेसिक ट्रेनिंग ऑन डिजास्टर रिस्पॉन्स, मतलब कि अगर कहीं भूकंप आता है या कोई ऐसी आपदा आती है जिसका बच्चा सामना करता है, भूकंप ज्वालामुखी, तो उसको लेकर भी आपको बेसिक ट्रेनिंग बच्चे को स्कूल में ही देनी चाहिए, और यह आपके करिकुलम का टेक्स्ट बुक का एक पार्ट होना चाहिए कि अगर कहीं भूकंप आ रहा है तो उसको उस समय के क्या करना है, आपको सिर्फ किताब में रीडिंग लगा के नहीं छोड़ देनी है। जैसे हम लोग क्या होता है जनरली, जो मतलब मीडियम स्कूल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, टीचर आता है, उसने रीडिंग लगाया, क्वेश्चन आंसर लिखवाए, चैप्टर खत्म, कहानी खत्म। दूसरे दिन आता है, फिर दूसरा जो चैप्टर होता है पढ़ाता है, कहानी लिखवाई, कहानी खत्म। तो ये वाला जो दर्जा है वो नहीं अपनाना, आपको प्रैक्टिकली अप्रोच से बच्चे की नॉलेज को कनेक्ट करना है। तो आपको डिजास्टर रिस्पॉन्स की देनी है। बाकी जो फर्स्ट एड होता है कि अगर बच्चे के कभी कोई चोट लगती है, बच्चा अपने आसपास देखता है कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई, तो उस समय बच्चे को फर्स्ट एड करना आता हो बेसिक।
बाकी हेल्थ का ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन की, हाइजीन की, इन सभी चीज़ों की नॉलेज देनी है। फिर आता है बच्चों हाई हाई क्वालिटी बाइलिंगुअल, मतलब जो बच्चे की होम लैंग्वेज है और बाकी इंग्लिश, होम लैंग्वेज पे और इंग्लिश पे, इन दोनों चीज़ों पे जोर दिया गया है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, एक तो बच्चे की होम लैंग्वेज आ गई, बच्चा अगर बच्चा उड़ीसा का है तो उसकी जो होम लैंग्वेज होगी वो होगी बच्चा उड़िया, अगर बच्चा केरल का है तो उसकी जो होम लैंग्वेज होगी वो होगी मलयालम। तो इस तरीके से आपको बच्चे की होम लैंग्वेज है उसमें उसको प्रोफिशिएंसी दिलानी है, साथ में इंग्लिश में भी, क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक कॉमन लैंग्वेज है जहाँ जिसको हम इंडिया हो, यूएसए हो, अफ्रीका हो, कहीं भी उपयोग में ला सकते हो, क्योंकि इंग्लिश हर कोई समझ जाता है। तो ये इसके 5 मोटे मोटे मुद्दे थे कि जो बच्चे की जो करिकुलम है और जो टेक्स्ट बुक है उसको डिज़ाइन करते समय हमें इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे की जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो अच्छी बन सके, और साथ ही में जो उसकी हायर ऑर्डर स्किल है, थिंकिंग स्किल है, वो अच्छे से विकसित हो सके। ओके, फिर आता है, ये तो हिंदी में ही है, हाँ देखिए, वे फॉरवर्ड मतलब कुछ और चीज़ें कि डेवलपमेंट कराना किसका, ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। जो भी बच्चे में स्किल होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं उनकी स्किल, अगर उनकी आर्ट ड्राइंग में बड़ा मतलब बड़ा बड़ा इंटरेस्ट है तो उनकी जो स्किल्स है बच्चों, ड्राइंग में ही आप उनको बिल्कुल कॉम्पिटेंसी दिला दो, मतलब ड्राइंग में ही उनको इतना निपुण बना दो कि आगे की जो उनकी जीविका है, जो अर्निंग हो, वो आर्ट पे बेस्ड हो। ऐसा नहीं है, देखो कोई भी ऑक्यूपेशन बेकार नहीं होता, लेकिन आपके अंदर एक तो एटलीस्ट स्किल ऐसी होनी चाहिए जिस पे लेके आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर सको। तो वही चीज़ है कि बच्चे की स्किल्स को डेवलप कराया जाए, कंटेंट एंड कॉम्पिटेंसी टू बी प्रेजेंटेड इन एन इंटीग्रेटेड वे, मतलब आपको कंटेंट को इस तरीके से पेश करना है कि उस कंटेंट में उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी साथ में पेश की जाए। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में आए और आपने बच्चे को पढ़ाया 4th चैप्टर जिसको हम कहते हैं बल, तो सिंपल वे में पढ़ा के छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना, आपको कंटेंट में जो क्वालिटी होती है, यानी कि जो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उससे कंटेंट से संबंधित वो साथ ही में कॉम्पिटेंसी के साथ में प्रेजेंट करनी है कि बच्चे को पढ़ने में मज़ा भी आए और साथ में वो उसकी लाइफ के लिए भी यूज़फुल हो। बाकी आपको क्या करना है, ट्रेनिंग टीचर्स टू अडॉप्ट पेडागोजी। पेडागोजी क्या होता है, बिहेवियर की फॉर्म कि जो ट्रेनिंग टीचर्स हैं, यानी कि आप लोग जो इस समय किस में आते हो, ट्रेनिंग टीचर्स में आते हो, उनको क्या करना है, उस सब्जेक्ट की पेडागोजी से पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी बच्चे को वो हर सब्जेक्ट की बिहेवियर नॉलेज से मतलब अवगत करा पाएगा। फिर आता है प्रमोशन ऑफ लाइफ स्किल अलॉन्ग विद करिकुलर गोल्स। लाइफ स्किल्स का भी, जो जीवन के जो कौशल होते हैं उनका भी क्या करना चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए, जिससे कि जो भी आपका करिकुलम है उस गोल को आप अचीव कर सको। लाइफ स्किल कौन कौन सी होती हैं बच्चों, आप अभी बताइए। रीडिंग स्किल हो गई, आपकी राइटिंग स्किल हो गई, ये 4-5 जो आपकी 4 स्किल्स होती हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें बच्चों को प्रमोट कराना है। फिर पैरामीटर्स एंड रूब्रिक्स फॉर असेसिंग कॉम्पिटेंसी, फिर आपको साथ में ये भी मेजर करना है कि हाँ हमारा जो बच्चा है उसने उस सब्जेक्ट में कितनी कॉम्पिटेंसी हासिल करी है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, इवैल्यूएशन भी करते हो, असेसमेंट करते हो, है ना, कि आपने जो सिखाया वो कितना सीख में आया। जैसे आपके यूटीज़ वगैरह होते हैं, वो क्यों यूटीज़ होते हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं, वो क्यों होते हैं कि पूरे 5-6 महीने आपने जो बच्चे को पढ़ाया है तो बच्चे ने कितना अपने नॉलेज में एक्वायर किया, तो उसको भी आपको असेसमेंट करना है। फिर क्या आता है, हाँ तो बच्चों ये हमारे क्या है, 5 एलिमेंट्स आते हैं कॉम्पिटेंसी एजुकेशन की डेफिनेशन के लिए। पहला क्या है, स्टूडेंट्स को एडवांस अपॉन डिमॉन्स्ट्रेट मास्टरी, मतलब स्टूडेंट को आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ में मास्टरी को हासिल कराना है, एकदम बच्चे को निपुण बनाना है। दूसरा क्या है, असिस्टमेंट क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और पॉजिटिव लर्निंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब अगर आपने बच्चे को असिस्ट किया, बच्चे से आपने मतलब उसको असिस्टमेंट ले रहे हो बच्चे का कि उसने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, तो आपको उसके बाद में उसको जो एक्सपीरियंस क्रिएट कराना है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं अगर आपने बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अब बच्चे ने उसका आंसर दे दिया रॉन्ग, तो आपको ये नहीं करना है कि उससे उल्टे सीधे या नेगेटिव शब्द बोलने हैं, आपको पॉजिटिव वे में उसको समझाना है, उसको इंकरेज करना है। अगर बच्चा सही आंसर देता है तो कोई बात ही नहीं है, तो आपका वैसे भी पॉजिटिव भी होगा। लेकिन अगर बच्चा गलत आंसर भी देता है तो भी आपको नेगेटिव वर्ड्स को उपयोग में नहीं लाना है। फिर आता है हमारा स्टूडेंट्स रिसीव टाइमली एंड डिफरेंशिएट सपोर्ट। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर बच्चे में अपनी मतलब अलग अलग कैपेसिटी होती है चीज़ों को अक्वायर करने की, समझने की, तो आपको उसकी इंडिविजुअल नीड को भी सपोर्ट करना है, उसका ध्यान रखना है, और किसी बच्चे को कभी भी आपस में कंपेयर नहीं करना है कि तुम्हें ज़्यादा आता है, तुम्हें कम आता है, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तो ये वाली हरकतें नहीं दोहरानी है। फिर स्टूडेंट डेवलप एंड अप्लाई अ ब्रॉड सेट ऑफ स्किल एंड डिस्पोजिशन, मतलब स्टूडेंट के अंदर क्या करना है, आपको विकसित करनी है जो भी उनकी स्किल्स है उसका, मतलब अगर बच्चे में कोई स्किल इतनी छोटी है तो आपका क्या काम है कि आपको उसकी इस स्किल को इतने बड़े लेवल पे पहुंचाना है ना।
तो आपको उसकी जो हायर ऑर्डर मेंटल स्किल्स हैं उसको डेवलप करना है। फिर आता है बच्चों कॉम्पिटेंसी इंक्लूड एक्सप्लिसिट मेजरेबल ट्रांसफरेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव दैट एम्पावर स्टूडेंट, मतलब कि जो भी बच्चे में कॉम्पिटेंसी है जो छुपी हुई है, होता है ना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो भी बच्चे में हिडन टैलेंट होता है उसको निकालना है आपको, उसको ट्रांसफ़र करना है, उसकी जो लर्निंग है उसको, और बच्चे को बढ़ाना है, बच्चे को आगे मोटिवेट करना है। तो देखो इन द शॉर्ट वे इसमें क्या आता है, इसमें बच्चों कुछ नहीं है, इसमें 4-5 चीज़ें हैं आपकी जो मुख्य हैं। एनईपी की जो रिकमेंडेशन है 2020 की वो आप पढ़ लेना, मैंने इसी में इंक्लूड कर आपको समझा भी दिया है, जिसमें उन्होंने 5 चीज़ें बोली हैं कि बच्चे का क्या करना है आपके लिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को बढ़ावा देना है। और वो बढ़ावा देने के लिए आपको उसके दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, ऐसी एक्टिविटीज़ में उसको आपको इंक्लूड करना है। और जो 2 चीज़ें और इम्पोर्टेंट थी कि बच्चे की जो होम लैंग्वेज है और इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इन दोनों में बच्चे को प्रोफिशिएंट बनाना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसकी लाइफ के लिए। अगर आपकी कल को मानो इच्छा है कि आपको विदेश में जाकर नौकरी करना है, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप वहाँ पे कैसे रह पाओगे, है ना। इसलिए इंग्लिश पे भी इन्होंने दिया है, जो साथ में जो जोर दिया है वो दिया है बच्चे की होम लैंग्वेज पे, क्योंकि बच्चा अपनी होम लैंग्वेज को बड़ा ईजिली एक्वायर करता है, क्योंकि अपने घर में, मोहल्ले में, आसपास में वो वही लैंग्वेज तो सुनता है, तो वो उसके लिए एक्वायर करना ईजी है। साथ ही में आपको इंग्लिश को भी उसको मास्टरी करानी है। जैसे हम लोग क्या होता भी है कि बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको, इवन जो स्टेट बोर्ड होते हैं वहाँ के बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती होती है, यूपी हो गया, दिल्ली वगैरह हो गया, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में एजुकेशन दी नहीं आती है। दिल्ली तो फिर भी अच्छा, यूपी में तो बड़ा बेकार है। हाँ, तो ये क्या था हमारा बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का जो मोटो है, आप याद रखो, इसका मोटो हमारा एक ही है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हॉट्स। ठीक है, बच्चे को हॉट्स में आपको डेवलप करना है, हॉट्स को। तो ये हमारा आज का छोटा सा क्लास था, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था। आई होप आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो आपको इसमें पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया कि इसका मुद्दा क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का, इसमें क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है। मेनली इसमें जो जोर दिया गया है वो मैथमेटिक्स हो गया, इन्वेंशंस हो गया, इनोवेशंस हो गया, इन सारी चीज़ों पे दिया गया है, क्योंकि ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जो बच्चे की एनालिटिकल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं और क्रिएटिवली डिफरेंट आइडियाज़ को उनके दिमाग में जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लास बच्चों आज का यही था। आई होप कि आपको बढ़िया लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जो बताइएगा, बाकी लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो, आपको अच्छा लगता हो। और मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।